Hello dear learners, welcome to my channel. Today we are going to study Romantic Age. So I am Dr. Shelly and let us start the video. Romantic का मतलब हम तब समझेंगे जब हम समझेंगे कि क्लासिकल क्या था, क्योंकि रोमांटिक वर्ड हमेशा क्लासिकल के ऑपोजिट में ही यूज किया जाता है। हमेशा लिटरेचर में या फिर कल्चर में क्लासिकल इज समथिंग दैट वाज रिलेटेड टू द मेन ट्रेडिशन, जो कि अपर क्लास लोग फॉलो करते थे या फिर जो स्कॉलर्स थे वो फॉलो करते थे। जो भी आम लोगों से रिलेटेड था उसको रोमांटिक कहा जाता था, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो बुक्स से रिलेटेड हो जो लिखी जाती थी, या फिर वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो। जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस थी, जो लोग अपने आम बोलचाल की भाषा यूज करते थे, उन्हें हम रोमांटिक लैंग्वेजेस कहते थे। एंड इट वाज नोन बाय लिंगुआ रोमाना, रोमांस लैंग्वेजेस, जो कि थी फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड रोमानियन। और उस समय इंग्लिश तो पैदा ही नहीं हुई थी। और एक दूसरी लैंग्वेज थी लैटिन, जो कि लैंग्वेज थी मेन ट्रेडिशन की, स्कॉलर्स की, जिसमें क्लासिकल वर्क्स लिखे जाते थे। बेसिकली व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इज रोमांटिसिज्म इज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। जब क्लासिकल लिटरेचर लिखा जाता था उसके कई सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे एंड दे यूज्ड टू फॉलो अ सेट पैटर्न। पर जो भी उस लीक से हट करके जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसे कहा गया रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, सो समथिंग दैट वाज रिलेटेड टू पेरिफेरल ट्रेडिशन, किसी चीज के किनारे किनारे में ही रहा जो, ठीक है, हाशिए का जो लिटरेचर था, ऐसा लिटरेचर जो मेन स्ट्रीम का नहीं था, दैट वाज कंसिडर्ड रोमांटिक। नाउ कमिंग टू रोमांटिक एज का बैकग्राउंड क्या था। रोमांटिक एज जो कि 1798 में स्टार्ट होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, एक वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का, जिसके साथ इसका स्टार्ट हम मानते हैं 1798 में, 1798 में। पर उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसने इस रोमांटिक एज को एक तरह से मूवमेंट में बदल दिया था। सबसे पहला था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई। इंडिविजुअल राइट्स मतलब कि विमेन के भी अपने राइट्स होते हैं और स्लेव्स के अपने राइट्स होते हैं। इवन लोगों ने वीगनिज्म फॉलो करना शुरू कर दिया था। वीगन पता है ना, जिसमें एनिमल्स के प्रोड्यूस किए हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी यूज नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स पे, प्लांट बेस्ड चीजों को ही यूज करते हैं। नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक और चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, वो था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभी तक क्लासिकल लिटरेचर क्या बोल रहा था, जो इससे पहले की एज थी न्यू क्लासिकल, लिटरेचर शुड बी रिटन विद प्रॉपर डिक्शन एंड with proper rules and regulations, but romantic writers did not follow the set trend। जो ट्रेंड में चल रहा था उससे अलग हटके इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आम लोगों की भाषा में इन्होंने लिखना शुरू किया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियल्स थे, इन्होंने भी रोमांटिक एज को एक तरह से बहुत ज्यादा एक अपने वे में उसको एक मूवमेंट में बदल दिया था। सेकेंड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब अचानक से इंडस्ट्रीज बनने लगी थी इंग्लैंड में और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया था और लोग नेचर से काफी दूर हो गए थे, तो क्या हुआ, इट एक्चुअली लेड टू एलियनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। और एक बहुत ही ज्यादा गरीब वर्किंग क्लास प्रोड्यूस हो गई थी और एक बहुत ज्यादा हाई क्लास प्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस था वो लोगों को दिखाई दे रहा था। ऊपर से वो लोग नेचर से भी दूर हो गए थे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन गई थी। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो बुरे प्रभाव थे वो सारे सोसाइटी में उन लोगों को देखने को मिल रहे थे एंड दे वर काइंड ऑफ मिसिंग नेचर एंड इट्स कंपनी। वो भी हमें रोमांटिक एज में देखने को मिलेगा कि लोग बहुत ज्यादा नेचर के क्लोज जाने की उसमें कोशिश करते हैं। इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एज ऑफ रीजन, जो कि एज ऑफ लॉजिक एंड रीजन, न्यू क्लासिकल एज जो इससे पहले चल रही थी, जिसमें क्लासिकल राइटर्स की ही नकल की जाती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, इट वॉज न्यू टाइप ऑफ क्लासिकल लिटरेचर दैट वॉज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दिस एज। तो उसके अगेंस्ट में था ये, उसके एक रिएक्शन में ये रोमांटिक एज आई थी। ये शुरू होता है लिरिकल बैलेट से, मैंने आपको बता दिया, एंड इट एंडेड अराउंड 1832 व्हिच वाज मार्क्ड बाय द डेथ ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है सब। 1832 में भी मानते हैं कई लोग रिफॉर्म बिल जब पास हुआ था उसके साथ भी इसका एंड मानते हैं, और कई लोग 1850 तक भी इसका टाइम मानते हैं रोमांटिक एज का, क्योंकि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे रोमांटिक एज के, उनकी डेथ हुई थी। नाउ कमिंग टू व्हाट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है? एक तो ये फिलोसॉफिकल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था। ये सारी आर्ट्स में आया, यानी कि ये बिल्डिंग्स बनाने की जो आर्ट होती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी आया। ठीक है, एक अलग तरह के डोम शेप्ड इस तरह की बिल्डिंग्स बनने लग गई। लिटरेचर में भी आया, फिलोसॉफिकली भी एक लोगों की थिंकिंग में चेंज आया।
तो समझ गए, रोमांटिक एज में सबसे पहले क्या था, एम्फेसिस ऑन इमोशन, फीलिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई लॉजिक से ज्यादा। सेकंड था लव ऑफ नेचर, इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द सेट ट्रेडिशन एंड रूल्स अपोज्ड टू क्लासिसिज्म एंड आर्टिफिशियलिटी। बहुत ज्यादा क्लासिकल लिटरेचर की नकल करने की वजह से, उनको कॉपी करने की वजह से न्यू क्लासिकल राइटर्स जो थे उनके वर्क में, उनकी पोएम्स में एक आर्टिफिशियलिटी आ गई थी, तो उसको ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं रोमांटिक एज वाले। इट वॉज अ रिटर्न टू नेचर एंड कंट्री लाइफ, तो ये बोलते हैं कि गो बैक टू नेचर। एक्सोटिक इमेजिनेशन, एक्सोटिक मतलब कि दे विल नॉट टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड बट दे विल टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है, जैसे सुपर नेचुरल आइडियाज, सुपर नेचुरल बीइंग्स, या फिर आपको नेचर के साथ ही कहीं दूर ले जाएंगे वो अपनी पोएम में, इस तरह की पोएम्स लिखी जाने लगी। रोमांटिसिज्म ऑल्सो टॉक्ड अबाउट राइट्स ऑफ विमेन, स्लेव्स एंड इवन एनिमल्स। कई सारे लोग वीगन हो गए थे इस समय, जिन लोगों ने एनिमल्स से इवन जो मिल्क प्रोड्यूस होता है या जो चीज प्रोड्यूस होता है वो सब भी खाना बंद कर दिया था। पर्सी बिश शेली वाज वन ऑफ दीज पीपल हु टर्न्ड अ वेजिटेरियन एंड इवन वीगन लेटर ऑन बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस। एंड टू बी वेरी सिंपल, 3 चीजें इसके सेंटर में, नेचर, इमेजिनेशन और इंडिविजुअल यानी कि कॉमन मैन। नियो क्लासिकल लिटरेचर में हमेशा जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ वो लॉर्ड्स, बैरन्स, किंग्स एंड क्वींस, इनके ऊपर लिखा जाता था, इवन अभी तक भी। लेकिन यहाँ जो लिटरेचर प्रोड्यूस होता है वो किस पे हुआ, कॉमन मैन के ऊपर, इमेजिनेशन और नेचर के ऊपर, ठीक है। टू बी रोमांटिक इज टू प्रेफर अ फ्लावर टू अ ट्रेन। अगर आप एक ट्रेन की जगह एक फ्लावर को प्रेफर करते हो for your inspiration या फिर for beauty, then you are a romantic person. If you favor innocence, simplicity and rustic and you take refuge in nature, अगर आप इन सब चीजों को फेवर करते हो कि man is innocent, innocence को, सिंपल रहने को, या फिर जो रस्टिक लोग हैं, गांव के लोग जो हैं, उनकी जो सिंप्लिसिटी है उसको एंजॉय करते हो, एंड इफ यू टेक रिफ्यूज, अगर आप नेचर में शरण लेते हो, देन यू आर अ रोमांटिक पर्सन। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आएगा तो इसको देख लो। सबसे पहले रोमांटिक एज का जो लिटरेचर था, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, उसका एक वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिलेगा, दैट इज ऑन डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोएम्स हैं, जैसे डैफोडिल्स है, एक फ्लावर के ऊपर लिखी हुई है। एक उनकी पोएम है एन इडियट बॉय विच इज रिटन ऑन द स्टोरी ऑफ एन इडियोसिंक्रेटिक बॉय। एक और पोएम है जो है VR7। VR7 में he talks about a little girl and the poem begins like I met a little cottage girl, और वो फिर उसके बाद बताता है कि कैसे मैं उससे मिला, मैंने उससे पूछा कि तुम कितने भाई बहन हो, और उसने कहा कि VR7। उसने कहा कि अच्छा वो कहाँ कहाँ है, तो वो बताती है कि मेरे जो भाई बहन है, एक खेलने गया है और एक कहीं और गया है, और एक मेरे साथ में ही है, अभी थोड़ी देर में आएगा, और जो 2 हैं वो, इस तरह का ही कुछ कुछ बताती है कि सब इधर उधर हैं, जो 2 हैं वो चर्चयार्ड में है, वो अपनी कब्र में दफन है। तो कहते हैं कि अरे इट मीन्स यू आर 5, बट वो बोलती है कि नहीं VR7, वो अड़ी रहती है अपनी बात पे, और बोलती है कि जब भी स्नो गिरती है तो मैं और जॉन वहां जाते हैं और हम वहां खेलते हैं, जहाँ पे उसकी कब्र है वहां पे एक बार जॉन फिसल गया था, सो दे ऑल्सो प्ले विद अस, सो इट शोज अ चाइल्ड्स इनोसेंस विच वाज सेलिब्रेटेड इन द रोमांटिक एज, ठीक है। अभी वो थीम भी आएगी, पर मैंने आपको आइडिया देने के लिए कि किस तरह की पोएम रोमांटिक कही जा सकती है, वो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इट वुड बी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड विल बी क्लोज टू योर हार्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल है वो सिर्फ इसका। सबसे पहला है एम्फेसिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन। लॉजिक से ज्यादा, इससे पहली वाली एज क्या थी, एज ऑफ रीजन, यहाँ लॉजिक नहीं पूछा, यहाँ का क्या कहा, फीलिंग्स वुड बी वैल्यूड मोर देन लॉजिक, एंड पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा कि पोइट्री जो वो है जो अपने आप बहुत ज्यादा पावरफुल फीलिंग्स जब आपके मन में आ जाती हैं, तो जब उनका ओवरफ्लो हो जाता है तो वो स्पॉन्टेनियसली होता है, बिना किसी फोर्स के, और फिर वो पोएम के फॉर्म में आता है, तो उसे हम एक पोइट्री कहेंगे। जॉन कीट्स ऑल्सो सेड द सेम थिंग बट इन डिफरेंट वर्ड्स। ही सेड दैट इफ पोइट्री नॉट कम एज नेचुरली एज लीव्स ऑन अ ट्री, इट बेटर नॉट कम एट ऑल। कि अगर जैसे एक पेड़ पे अपने आप नेचुरली पत्तियां आती हैं, वैसे ही अगर आपके मन में पोएम नहीं आ रही है, तो अगर आप फोर्स करके खुद को लिख रहे हो तो वो पोएम नहीं है, तो उसे नहीं आना चाहिए, ठीक। सेकंड वाज लव ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के वर्क्स में भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा दैट नेचर इज ट्रीटेड एज समथिंग दैट इज अलाइव एंड हैज अ लिविंग प्रेजेंस।
इंडिविजुअलिज्म, इट वॉज ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। लोग उसमें दूसरों की भी बात करते थे या राजा महाराजाओं की भी स्टोरी बताते थे इससे पहले, पर यहाँ क्या है, हर कोई अपने पर्सनल इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे भी पोएम्स लिख रहा था। सो इट लेड टू इंडिविजुअलिटी ऑफ पोएम्स एंड कॉमन मैन वॉज सेलिब्रेटेड एंड ऑर्डिनरी लाइफ, यानी कि साधारण लाइफ जो है उसको ज्यादा सेलिब्रेट किया गया रादर देन सेलिब्रेटिंग सोसाइटी। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सुपरनेचुरल, मिस्ट्री एंड द गॉथिक। इस तरह के नॉवेल्स ही बहुत पब्लिश हुए, गॉथिक नॉवेल्स मतलब जो भूत वाली कहानियों वाले नॉवेल्स होते हैं वो, और वो कहाँ सेट होते थे, मेडिवल सेटिंग, जैसे कोई पुराना किला है वहां की कोई स्टोरी जहाँ भूत प्रेजेंट है या सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, इस तरह की पोएम्स भी लिखी गई। देन नेक्स्ट इज मेडिवलिज्म एंड इंटरेस्ट इन द पास्ट। पुराने जो लेजेंड्स थे, ठीक है, जैसे किंग आर्थर का लेजेंड है, उस पे भी पोएम्स इसमें दोबारा लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट वाज रिवोल्ट अगेंस्ट नियो क्लासिसिज्म। नियो क्लासिकल पोइट्री बिकेम सो फॉर्मल लेटर ऑन, और बहुत ज्यादा आर्टिफिशियलिटी उसमें आ गई थी। लोग बहुत ज्यादा अच्छा डिक्शन यूज करने लग गए थे कि वर्ड्स को बना बना के लिखना, किसी चीज को डायरेक्टली ना लिख के इनडायरेक्टली लिखना। उसके एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगी बाद में, ठीक है। तो इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट नियो क्लासिसिज्म। आइडियलिज्म एंड लव फॉर फ्रीडम। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये चीज आई थी कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए, जो क्लासिकल सेट ट्रेडिशन है वही हम फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या फॉलो करेंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम एज वेल एज ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन लिटरेचर। नेक्स्ट वाज फोकस ऑन चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। मैंने आपको स्टोरी बताई कि अभी वो वी आर 7 जो पोएम है वो, और जो एन इडियट बॉय जो पोएम है वो भी जब आप पढ़ोगे यू विल फील कि हाँ, वर्ड्सवर्थ हैज एक्चुअली कॉट द रियल एसेंस ऑफ इनोसेंस एंड नेचर। मेलैंकोली एंड सब्जेक्टिविटी। तो रोमांटिक वर्क्स जो हैं वो ज्यादातर क्या शो करते हैं आपको, लोनलीनेस, कि कोई बिल्कुल प्यार में दुखी है और बिल्कुल अलोन है, या फिर ही इज लॉन्गिंग फॉर समथिंग, लॉन्गिंग फॉर पीस या लॉन्गिंग फॉर हिज लव, फॉर हिज लेडी लव, ये आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली इसमें कीट्स और बायरन मास्टर इन दिस। सेंशुअसनेस। सेंशुअसनेस एक ऐसी क्वालिटी है जो कि कीट्स में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। कीट्स क्या है, एक राइटर का नाम है जॉन कीट्स। इनके वर्क्स में आपको रिच सेंसरी इमेजेस मिलेंगी, जैसे कि आपके जो 7 जो आपके 6 सेंस होते हैं, ठीक है, 5 सेंसेस एटलीस्ट जो हैं आपके पास प्रेजेंट, जैसे आपके टच हो गया, टेस्ट, हियरिंग, ठीक है, जो आप सुनते हो, ये सब क्या आपके सेंसेस हैं, है ना, देखना, सुनना, किस चीज को सूंघना, किस चीज को स्मेल करना या उसको खाना, ये जितने भी सेंसेस हैं ये सब उसमें क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। जब आप उनकी पोएम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप कुछ खा रहे हो, कुछ मीठा आपके भी मुंह में जा रहा है, तो यू विल बी रिमेम्बर्ड ऑफ ऑल दोज स्वीट थिंग्स विच विल बी मेंशन्ड इन देयर पोएम। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन इन पोएट्री। बहुत सारी जो पुरानी फॉर्म्स थी उनको दोबारा लाया गया, जैसे बैलेड है, लिरिक है, ठीक है, ये दोबारा आई, बट विद अ सिंपल डिक्शन, यानी कि इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा सिंपल थी। अब जो इसके रोमांटिक पोइट्री के, अभी तक हमें रोमांटिक एज में क्या क्या उनके आइडियाज क्या क्या प्रेवलेंट थे वो हमने पढ़ा, ठीक है, इसके पहले वाले में। अब हम पढ़ेंगे कि सेलिएंट फीचर्स क्या थे रोमांटिक पोइट्री के, सिर्फ पोएम्स के। एक तो नेचर पोइट्री थी, इमोशन देन लॉजिक, विजन और प्रोफेसी, ऐसी भी चीजें, ऐसी भी पोएम्स लिखी गई जिसमें विजन्स की बात होती थी, रिलीजियस विजन्स या फिर प्रोफेटिक विजन्स। देन सिंपल फॉर्म, वेरी सिंपल फॉर्म, बहुत ज्यादा हीरोइक कपलेट जो कि पहले वाली एज में यूज किया जाता था वो यहाँ यूज नहीं किया जाने लगा। थीम्स आर वेरी स्मॉल और वेरी सिंपल, पेटी थीम्स, फॉरगॉटन इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो लोग अब भूल गए हैं, ठीक है, पुरानी कोई स्टोरी लाके दोबारा ऑडियंस के सामने एक पोएम के रूप में आपने प्रेजेंट कर दी। जैसे इसमें एक पोएम है ईव ऑफ सेंट एग्नेस बाय जॉन कीट्स, वो भी एक फॉरगॉटन सेलिब्रेटेड इवेंट है जिसको दोबारा से जॉन कीट्स लेके आते हैं, ठीक है। एंड रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक मतलब ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल गांव वाली यूज करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज, लोली कैरेक्टर्स। उसके कैरेक्टर्स कैसे थे वर्ड्सवर्थ के, देखो, लीच गैदरर या फिर एन इडियट बॉय। पेस्टोरल सेटिंग, पेस्टोरल मतलब जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो, नदी बह रही है, भेड़ें या गाय बकरी वो सब चर रहे हैं वहां पे, कुछ घास वगैरह, ठीक है। सिंबॉलिस्ट टेक्निक, सिंबल्स यूज किए जाते थे, जैसे एक पोएम है माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। रूरल लाइफ को बहुत ज्यादा आइडियलाइज किया गया कि रूरल लाइफ बहुत अच्छी होती है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। डिस्प्लेस्ड ह्यूमैनिटी बाय एक्सटर्नल नेचर, यानी कि ह्यूमन नेचर के बारे में जिसमें बात होती थी न्यू क्लासिकल एज में, अब किस पे बात हो रही थी, जो एक्सटर्नल नेचर है हमारे आसपास, हवा, पेड़ पौधे, पत्ते, ये सब। एंड देयर वाज स्पॉन्टेनिटी ऑफ थॉट,
उनका जो डिक्शन है, उनका जो डिक्शन मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स डन बाय अ पोएट, कि एक पोएट कौन से वर्ड्स अपनी पोएम में चूज करता है. स्पॉन्टेनिटी ऑफ थॉट became very important. And there was one more, love for primitive and gothic things. Gothic मतलब जो बहुत पुरानी या भूली हुई चीजें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने किले, पुरानी स्टोरीज, पुरानी क्वींस की कहानियां या किंग्स की कहानियां, या ऐसे हॉलीडेज जो पहले मनाए जाते थे जैसे ईव ऑफ सेंट एग्नेस, उन सब के बारे में इसमें बात की जाती है. न्यो क्लासिकल वर्सेज रोमांटिसिज्म, अभी तक भी मैंने आपको बता दिया कि क्या इनमें डिफरेंस है, पर फिर भी मैं आपको बता दी थी बेसिक क्या था. बेसिक फंक्शन ये था कि न्यो क्लासिकल पोइट्री जो थी वो चाहती थी कि हमारी पोइट्री से लोग कुछ सीखें, और रोमांटिक पोइट्री जो थी उसका ऐसा कुछ मतलब नहीं था कि लोग हमारी पोइट्री से कुछ सीखें. वो कहते थे कि जब हम नेचर के बारे में अपनी पोएम में बात करेंगे तो नेचर वुड बी योर ट्रू गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड. नेचर ही आपको सही तरह से क्या करेगा, गाइड करेगा. एंड रोमांटिक लिटरेचर ऑल्सो वॉज फोकस्ड ऑन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, योर फीलिंग्स. द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट एंड प्लीज, कि लोगों को मजा भी आए और वो उससे कुछ सीखें भी. ये था न्यू क्लासिकल पोइट्री का स्टैंस. और इस समय की जो पोइट्री थी उसे लिखने में भी बड़े एफर्ट लगते थे. उनकी पोएम्स आप नहीं पढ़ पाओगे अनलेस यू टेक अ डिक्शनरी. इतने डिफिकल्ट वर्ड्स वो लोग यूज करते थे और इतने ज्यादा एल्यूजन्स वो लोग यूज करते थे. ठीक है. न्यू क्लासिकल पोइट्री जो थी, इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस. इट वॉज अ टाउन पोइट्री. किस पे लिखी जाती थी, टाउन के ऊपर. अर्बैनिटी, अर्बन पोइट्री थी इनकी. एंड दे अडियर्ड टू यूनिटीज, यानी कि वो किनसे चिपके हुए थे, यूनिटीज वाले जो रूल्स थे ना, क्लासिकल रूल्स, उनसे वो थोड़ा, उनकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा था. दे यूज्ड हेरोइक कपलेट, बहुत ज्यादा यूज करते थे हेरोइक कपलेट. और हेरोइक कपलेट में बहुत ज्यादा मेजरमेंट्स भी होते हैं. ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में होता है और वो राइम स्कीम भी होती है. एंड द पोएम वाज वेरी ऑब्जेक्टिव. उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये चीज इसमें मोरल ये सेट करना है, तो वो उसको दिखाते थे. एंड रोमांटिक लिटरेचर क्या थी, इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन. आपके दिमाग में आया और आपने वो लिखा. ठीक है, अपनी इमेजिनेशन यूज करके. उसका फैक्ट से या किसी रियल इंसिडेंट से वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इस वर्ल्ड से आप उसको कनेक्ट कर पाओ, बट इट इज जस्ट अ फीलिंग. ठीक है. नेचर एंड रस्टिक लाइफ, जैसे यहाँ पे टाउन पोएट्री थी, यहाँ क्या थी, कंट्री. पोएम्स विच आर रिटन ऑन रस्टिक लाइफ. रस्टिक मतलब कंट्री लाइफ, गांव वाली, विलेज लाइफ. द पोएम्स ओनली adhered to individuals' experience and the poem was written in blank verse. Blank verse में सिर्फ राइम स्कीम होती है और उसमें आपका मीटर फॉलो नहीं किया जाता है. सब्जेक्टिव, ये पोएम क्या होती थी, सब्जेक्टिव होती थी कि आप जैसे चाहो उसको एंड करो, उसका कोई मोरल पर्पस है नहीं है. इट वॉज नॉट वेरी मच थॉट अपॉन. This is part 1 of this video in which we learnt about the background of romantic age and we also learned the salient features of romantic age. हमने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या क्या हैं और रोमांटिक का मीनिंग क्या है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार. इसका पार्ट 2 जो है उसमें मैं आपको जो इस एज के राइटर्स थे और जो विमेन राइटर्स थे उनके बारे में बताऊंगी. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन. थैंक यू सो मच.